दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक है। आज मेरा टॉपिक है इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। इस दुनिया में हर किसी जीव तथा इंसान को हर पल में युद्ध करना पड़ता है, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि आज स्थिति में हम लड़ रहे हैं कोरोना जैसी डेंजर शक्ति से, और इस युद्ध में हम जरूर सफल होंगे। तो फिर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए, सीखते रहिए। तो बिना किसी रुकावट से शुरू करता हूँ मेरा आज का टॉपिक, इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसको तरोरी का लड़ाई भी कहे जाते हैं, तो ये हुआ था 1191 में। ये हुआ था वर्तमान जो हरियाणा है, इस हरियाणा में स्थित जो थानेश्वर है, उस थानेश्वर में ये लड़ाई हुआ था। और ये लड़ाई हुआ था मैजुद्दीन मोहम्मद घोरी और चन्नामा का किंग पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। तो पृथ्वीराज चौहान गोविंदताई के नेतृत्व से ये लड़ाई की है। तो किसके लिए ये लड़ाई हुआ है, तो ये इतिहास आप देख लेते हैं। तो मोहम्मद घोरी ने तुर्की को हराया और उनके बाद तो ये अपना घुरिद साम्राज्य जो है वो स्थापित किया है। इसके बाद उसका जो लक्ष्य था वो था भारत को आक्रमण करना वो चाहते थे। उसका निशाना था पृथ्वीराज चौहान के राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा। और ये खबर पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा और पृथ्वीराज चौहान जागीरदार राजकुमार गोविंदताई के नेतृत्व से भतींडा तक मार्च किया और अपने दुश्मन तक तराइन नामक स्थान पर मिले। वो जो बोले थानेश्वर है वहाँ पे, वर्तमान जो थानेश्वर है वहाँ पे मिले। गोविंदताई के साथ व्यक्तिगत लड़ाई में तो मोहम्मद घोरी पहले ही हार चुके हैं, तो इसलिए घोरी की सेना पीछे हट गई, जिससे पृथ्वीराज चौहान की जीत मिली। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने घोरी की सेना का पीछा नहीं किया है, शत्रुता पूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करना चाहता था कि भतींडा किले को फिर से चुनने के लिए। वैकल्पिक रूप से ये उल्लेख किया जा सकता है कि घोरी का सेना को आत्मसमर्पण कर दिया और मोहम्मद घोरी को कैदी बना दिया। तो बातें तो इसका सुविधा लेकर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी इसका फायदा जरूर उठाए। वो अपने साम्राज्य पर चले तो गए, लेकिन उसका मतलब क्या बोलते, क्रोध जाग चुका है कि उसको प्रतिशोध लेना है। तो फिर सेकंड बैटल हुआ। उस सेकंड बैटल एक ही स्थान पर हुआ था, मतलब वो हरियाणा का जो थानेश्वर है, उस थानेश्वर पे ये लड़ाई हुआ है। ये लड़ाई हुआ था 1192 में। और इस लड़ाई में मोहम्मद घोरी चन्नामा किंग पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया और भारत पर अपना विजय प्राप्त की। और सिर्फ हराया ही नहीं, किसी ऐतिहासिक के मत के हिसाब से उसको मार भी दिया है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर, पहला कर्नाटक का युद्ध, तो ये हुआ था 1746 से 1748 तक ये युद्ध चला। तो ये युद्ध हुआ था कर्नाटक रीजन में, जो साउथ इंडिया में स्थित है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था
बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसका जो इतिहास है वो अब देख लेते हैं। इसका जो इतिहास है, ये जो दो वैदेशिक कंपनी है, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक दूसरे के विरुद्ध रण क्षेत्र में आ गई। फ्रांसीसियों ने जल सेना की सहायता से अंग्रेजों के मद्रास पर आक्रमण कर लिया एवं उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवारुद्दीन से सहायता की याचना की। इस पर नवाब ने एक सेना मद्रास पर अधिकार करने के लिए भेजी, किंतु फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस सेना को 1746 में परास्त कर दिया। इससे डुप्ले की विजय और राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई तथा उसने मद्रास से लगभग 20 किलोमीटर दूर अंग्रेजों के जो डेविड सेंट दुर्ग था उस दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, किंतु वो असफल रह गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने 1748 में पंडिचेरी पर आक्रमण करना चाहा, किंतु वो भी फ्रेंच की तरह असफल रह गया। तो इसी बीच यूरोप में एक संधि हुआ था, एक्सला-शापिल संधि। इस संधि के दौरान ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो युद्ध समाप्त हो गया। तो भारत में भी ब्रिटिश और फ्रेंच ये दो कंपनी का युद्ध समाप्त कर दिया गया और ये दो कंपनी के बीच में एक संधि हो गई, जिसके अनुसार अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हो गई। अब आते हैं सेकंड कर्नाटक के युद्ध में। तो ये युद्ध हुआ था 1749 से 1754 तक ये युद्ध चला था। तो ये भी सेम जगह में ही हुआ, कर्नाटक रीजन साउथ इंडिया में स्थित है, वहाँ पे हुआ। और ऑब्वियसली वो फ्रेंच और ब्रिटिश ये दोनों के बीच में ये युद्ध चल रहा था, तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध होगा। तो इसका ये बेसिकली सिंहासन के लिए हो गए थे, सिंहासन के। तो क्या है वो कहानी, अब सुन लेते हैं। हैदराबाद के निजाम असफ जाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है नासिर जंग और उसका नाती मुजफ्फर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। उसके तरह ही कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का दामाद चंदा साहेब, जो मराठों के कारावास में था, कर्नाटक का नवाब बनने का वो बहुत महत्वाकांक्षी था। कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन का अत्यधिक विरोध हो रहा था अपने राज्य में। अतएव चंदा साहेब ने टुप्ले से सहायता की याचना की। फलत टुप्ले, चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग में एक समझौता हुआ कि टुप्ले ने इन दोनों को अपना सिंहासन प्राप्त करवा देंगे। ब्रिटिश के साथ नासिर जंग और उसके साथ था अनवारुद्दीन, ये दोनों के साथ समझौता हुआ ब्रिटिश का। तो ये तो गए सिंहासन को लेकर मत विरोध। तो अब आते इस युद्ध की जो घटना। तो युद्ध की जो घटना है वो है, चंदा साहेब ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तंजौर पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। चंदा साहेब तंजौर का घेरा उठाकर नासिर जंग का सामना करने के लिए लौटा। जिंजी नदी के तट पर नासिर जंग ने चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग एवं फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया। उपरोक्त पराजय से टुप्ले थोड़ा सा भी निराश नहीं हुआ। उसने अपने सैनिक शक्ति से मछलीपट्टनम,
त्रिवेणी और जिंजी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर नासिर जंग पर आक्रमण कर लिया, उसे परास्त कर दिया एवं उसका मार भी दिया। इस विजय के बाद शीघ्र ही डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में नए निजाम मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को 2 लाख पाउंड नगद और 10,000 पाउंड की वार्षिक आय वाली जागीर प्रदान की। डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक क्षेत्र का सूबेदार भी घोषित किया गया, पर इस पदवी का यह अर्थ नहीं था कि डुप्ले का उस विस्तृत प्रदेश पर शासन करने का कोई विशेष अधिकार दिया गया। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों का संरक्षता में चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब भी मान लिया। इस घटनाओं से भारतीय नरेशों का दृष्टि में डुप्ले का यश, गर्व, मान, मर्यादा सब कुछ अत्यधिक बढ़ गई। तो सोच लीजिए, यहाँ पर युद्ध फ्रेंच की तरफ ही जाने लग गई, लेकिन वो नहीं चलने दिए ब्रिटिश लोग जो है वो फ्रांसीसियों का उत्तरोत्तर बढ़ती सफलता से बहुत घात हुआ, मतलब बुरा लगा उन लोगों को। उन्होंने फ्रांसीसियों और चंदा साहिब के विरोध में मोहम्मद अली का सक्रिय समर्थन कर उसकी सहायता के लिए अंग्रेज सेना त्रिचुनापल्ली भेज दी। मोहम्मद अली को चंदा साहिब ने त्रिचुनापल्ली में घेर लिया था। मोहम्मद अली पर चंदा साहिब का सैनिक दबाव कम करने के लिए 1755 अगस्त में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व से चंदा साहिब को मार दिया गया। अब अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। अंग्रेजों की इस सफलता से फ्रांसीसियों का आशाओं पर पानी फेंक दिया। डुप्ले का महत्वाकांक्षा चूर चूर हो गई, वो चारों तरफ हारी गए। फ्रांस की सरकार के पास डुप्ले और कंपनी की इस पराजय का समाचार पहुंचे तो उन्होंने डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गौड्यू को गवर्नर बनाकर भारत भेजा और उसके आने पर 1754 में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों के बीच में एक संधि हो गई, जो संधि पंडिचेरी संधि, मतलब ट्रीटी ऑफ पंडिचेरी, वो हो गए थे। तो इस संधि का जो शर्त था, वो शर्त क्या था? उस शर्त था ये, पहला शर्त था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दिए गए समस्त पदों और उपाधियों का त्याग दिया और उनके पारस्परिक झगड़ों में हस्तक्षेप ना करने का ही आश्वासन दिया। और द्वितीय शर्त यह था फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड तथा देवीकोटा पर अंग्रेजों का आधिपत्य मान लिया गया। तृतीय था मछलीपट्टनम तथा उसके आसपास क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार वापस ले लिया। चतुर्थ शर्त था कि दोनों कंपनियों के पास समान भूभाग रहेगा। पंचम शर्त यह था शांति की स्थिति में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी द्वारा जो नवीन दुर्ग का निर्माण किया या किसी प्रदेशों का विजय नहीं की जाएगी। छठा शर्त यह था युद्ध की क्षति पूर्ति के विजय विश्व में आयोजन और समझौता होगा। जब तक संधि का अनुमोदन यूरोप में गृह सरकार से ना हो जाए तब तक ये दोनों कंपनियों की वर्तमान स्थिति में अंतर ही नहीं होगा। एवं अष्टम एवं शेष शर्त यह था, ये दो कंपनियों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये
युद्ध का ही हिस्सा है, थर्ड पार्ट है कर्नाटक युद्ध का, तृतीय कर्नाटक वार। तो ये युद्ध हुआ था 1756 से 1763। ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी में पंडिचेरी का जो संधि हुई थी, वो संधि ज़्यादातर टिक नहीं पाए। तो इन दो पक्ष का एक दूसरे का विरोध अप्रत्यक्ष रूप से गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इसलिए जब 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ और इंग्लैंड और फ्रांस इसमें एक दूसरे का विरुद्ध युद्धरत हो गए, मतलब इन दोनों का युद्ध लग चुके हैं। तो 1758 में सेनानायक लिली, फ्रेंच का जो अधिनायक थे तब, कॉमोडेर लिली, वो लिली ने मद्रास पर आक्रमण करना चाहते थे, उस पर अपना जीत हासिल करना चाहते थे, लेकिन लिली असफल रह गए एवं पंडिचेरी लौट आए। अंत में 1760 में बंदीवास का युद्ध हुआ था, द बैटल ऑफ बंदीवास के रूप में वो जाना जाता है। उस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया सर आयरकुट। उसका नेतृत्व से फ्रेंच के साथ जो बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह जख्म परास्त कर दिया एवं लिली को बंदी बना दिया। और ये जो युद्ध था, बहुत बड़ा जो युद्ध, कर्नाटक का जो युद्ध, ये युद्ध कब समाप्त हुआ? पेरिस का जो संधि हुआ था, उस संधि से। किंतु अंग्रेजों ने पंडिचेरी को घेर लिया 1761 में। 16 जनवरी में अंग्रेजों ने पंडिचेरी को घेर लिया एवं लिली को आत्मसमर्पण कर दिया। लिली बंदी बन गए और इसी रूप से फ्रांसिस दिया गया, जहां पर अभियोग चलाकर उसे मृत्युदंड दिया गया। पंडिचेरी के पतन के पूर्व अंग्रेजों ने त्रिचुनापल्ली पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। पंडिचेरी के पतन के बाद फ्रांसीसियों का अन्य नगर, मतलब जिंजी, माही इत्यादि, ये सब नगर अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। और यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध पेरिस के संधि से समाप्त हुआ। तभी भारत में द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिसमाप्त हुआ। तो अब आते बैटल ऑफ पानीपत की तृतीय युद्ध। तो ये हुआ था 1761 में 14 जनवरी। ये हुआ था वर्तमान जो हरियाणा है, उस हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर ये लड़ाई हुआ था। तो ये हुआ था, ये लड़ाई दुरानी एम्पायर, जिसको अफगान सेना भी कहते हैं, अफगान सेना वो स्थापित किया अहमद शाह दुरानी, जिसको अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं। वो अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठा का एक युद्ध हुआ, जो युद्ध पानीपत का युद्ध नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध का परिणाम दुरानी जीत गया और अपना राज्य स्थापन कर लिया। ठीक है। तो अब आते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1766 से 1769 तक ये युद्ध चला।
और ये युद्ध साउथ इंडिया में हुआ था। ये मैसूर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था, जिसके मराठा ने सहयोगिता की ईस्ट इंडिया का। तो इसका जो इतिहास आप देख लेते हैं, क्या है इसका इतिहास। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ सफलता के कुछ उपाय हासिल कर लिए हैं। लगभग मद्रास पर अपना कब्जा कर ही लिए। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को हैदर पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। हालांकि ये अस्थायी था और निजाम ने फरवरी 1768 में अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। हैदर ने पश्चिम में हमला करने वाली ब्रिटिश बॉम्बे सेना और मद्रास की सेना पर हमला कर लिया। ईशान कोण में मद्रास की ओर हैदर के हमले के परिणाम स्वरूप मद्रास सरकार ने शांति के लिए मुकदमा चलाया और इसका जो परिणाम हुआ वो हुआ मद्रास की संधि। एक तौर पे ये कह जाते हैं ये मैसूर का जीत है। तो अब आते सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1780 से 1784 तक। ये भी पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जैसा ही साउथ इंडिया में हुआ था। ये भी वही सेम सेनापति था जैसे कि पहला युद्ध में था मैसूर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, वही लड़ रहे थे। लेकिन इसका इतिहास एक जैसा नहीं है। तो इसका जो इतिहास है वो देख लेते हैं। इसका जो इतिहास है, एंग्लो मैसूर युद्ध चुनाव लड़ शक्तियों के बीच उतार पड़ाव भाग्य में बहुत एक लड़ाई हुई थी। 1780 में पोलीपुर के युद्ध में टीपू ने वो बेली को हराया और फरवरी 1782 में कुंभकोणम में ब्रैथवेट दोनों को कैदी सेरिंगपट्टनम में ले गया। इस युद्ध ने ब्रिटिश कमांडर सर आयरकोटे का उदय देखा। उन्होंने पोर्टोनोवो और उनकी लड़ाई में हैदर अली को हराया था। टीपू ने अपने पिता का मृत्यु के बाद युद्ध जारी रखा। अंत में मंगलोर का संधि जो हुआ था 11 मार्च 1784 में ये युद्ध हुआ था और ये युद्ध पर उन्होंने हस्ताक्षर कर ली एवं इसके साथ साथ युद्ध समाप्त हो गया, जिसने यथास्थिति को बहाल कर दिया ये युद्ध को। गजेंद्रगढ़ के साथ संधि अप्रैल अब आते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। तो वो हुआ था 1790 से 1792 तक ये युद्ध चला और ये भी साउथ इंडिया में हुआ था। और इसमें जो प्रतिपक्ष था वो था मैसूर राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी, और शत्रुतापूर्ण था मराठा के साम्राज्य और निजाम हैदराबाद। तो इस लड़ाई का जो इतिहास वो देख लेते हैं। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मैसूर के शासक और फ्रांस के एक सहयोगी के साथ त्रावणकोर के पास एक राज्य पर आक्रमण कर लिया। जो हुआ था वो 1789 में, और ये राज्य ब्रिटिश सहयोगी राज्य था। ब्रिटिश सेना की खुद गवर्नर जनरल कर्नवालिस के पास थी, मतलब उसके पास ही समस्त कुछ थे। परिणामी युद्ध 3 साल तक चला और मैसूर के लिए एक शानदार हार भी हो गई थी। श्रीरंगपट्टनम की 1792 के घेराबंदी और श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के बाद यह युद्ध समाप्त हो गई।
ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। कब होते हैं श्रीरंगपट्टन की संधि और किसके दौरान हुए थे? वो हुआ था 1792 18 मार्च। तो अब आते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर के युद्ध, चतुर्थ एंग्लो मैसूर का युद्ध जो हुआ था 1798 से 4 में 1799 तक ये युद्ध चला। तो ये युद्ध इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ था, मतलब भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है उस दक्षिणी क्षेत्र में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में प्रतिपक्ष के रूप में था मैसूर, जैसे पहले भी था। मैसूर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड उसके साथ हैदराबाद का डेक्कन ये युद्ध में शामिल था। तो इसका जो इतिहास है वो आप लोग देख लीजिए। इसका जो इतिहास है, फ्रांसीसियों के साथ जो मैसूर का एक मतलब जोरदार गठबंधन हुआ, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक खतरा के रूप आ गए हैं। मतलब वो नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी उसके साथ कोई रिश्ते ना बनाए, और इसी के लिए उन्होंने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के चारों तरफ हमला कर दिए। और इस युद्ध में टीपू का सेना 4:1 से बाहर हो गई। मैसूर में 35,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेजों के साथ पास 60,000 सैनिक थे। मतलब कितना ज़्यादा सैनिक थे उसके साथ, और उसके साथ साथ ये अच्छे प्रशिक्षण भी थे। हैदराबाद के निजाम और मराठों जो था, हैदराबाद के निजाम और मराठों ने उत्तर से आक्रमण शुरू किया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के एक निर्णायक जीत हासिल कर ली है। टीपू का जो मौत हुआ वो शहर का रक्षा के दौरान ही हुई थी। मैसूरियन क्षेत्र में अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों, निजाम और मराठा द्वारा छीन लिया गया एवं मैसूर और श्रीरंगपट्टनम के आसपास बोर्ट पेयर वंश से संबंधित भारतीय राजकुमार को बहाल किया गया। और मतलब इसका जो पूर्वज थे, इसका पूर्वज वो था असली शासक थे। हैदराली के पहले लोग ही इस राज्य को संभाले थे। तो वॉरियर्स ने 1947 तक मैसूर का अवशेष राज्य पर शासन किया, जब यह भारत संघ में शामिल हो गया है। तो एक तरह पर यह भी कहा जाता है इस पे एंग्लो हैदराबादी का युद्ध जीत हासिल हो गया है। क्या हो गया पेन को? हाँ, एंग्लो हैदराबादी का जीत हासिल हो गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब आते हैं बक्सर का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1764 22 अक्टूबर, और ये युद्ध हुआ था बक्सर में। बक्सर वो बिहार के तट पर स्थित गंगा नदी अब आते हैं बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का ये युद्ध। ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था वर्तमान जो बिहार है, इस बिहार में अवस्थित जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी का
130 किलोमीटर के पश्चिम के जो पटना शहर है, इस पटना शहर में अवस्थित है ये बक्सर। तो इस युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ है? इस युद्ध में शामिल हुआ नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और काशी के राजा बलवंत सिंह, और इन तीनों के साथ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध का परिणाम तो एक है इलाहाबाद संधि, जो कि हुआ था 1765 में हुआ था। और इसके साथ साथ और एक परिणाम भी है, फिर से जो मीर जाफर थे, उस मीर जाफर को इन लोग फिर से नवाब बना दिया, और ये हुआ था 1763 में। 1763 में मीर जाफर नवाब, दूसरे बार नवाब के रूप में बैठे हैं। तो उत्तरी भारत में मुगल सत्ता के 3 मुख्य शकों का निपटान किया है। मीर कासिम इसके बाद, इस युद्ध के बाद गायब हो गया है, मतलब वो भाग चुके हैं, उसको कोई नहीं देख, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला बाद में। और पहला मुगल शासक जो अंग्रेजों के साथ दिया है वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय थे, वही पहला शासक थे जिसने अंग्रेजों के साथ दिया है। और शुजा-उद-दौला ने विजेताओं का पीछा करते हुए पश्चिम की ओर भाग गई।